प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई सभी साथी लगे होंगे। और आज हम देखेंगे इसी क्रम में अगला हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बार सभी साथी आ जाएंगे, जो भी अभी तक नहीं जुड़े मेरे साथ बिल्कुल जुड़ने का प्रयास करेंगे। और एक बार आप सभी साथी अन्य सभी साथियों तक, अपने जो भी आपके भाई बंधु हैं उन सभी तक एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे यूपीपी और यूपीएसआई का जो स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें हिंदी स्पेशल हम देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ये डेली मेरे भाई क्लास जो चलती है सुबह 9 बजे चलती है। तो यदि आप नहीं जुड़े हैं मेरे साथ तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। डेली सुबह 7 बजे जो भी सवाल रखे जा रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर के तौर पे रखे जा रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल बने हैं उसको मैं एक एक सेट के रूमा बना दे रहा हूं, ताकि आप सभी सवालों को कर ले जाएं। और एक ही टाइप के हर एक सवाल को करेंगे तो मन आपका नहीं लगेगा। इस वजह से मैं जितने भी टॉपिक्स आपके हैं उन सभी टॉपिक्स के जो जो सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी सवालों को एक सिस्टम बाई सिस्टम से सिस्टमेटिक करके आप सभी लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। तो आज देखेंगे मेरे साथी, पहला सेट जो था वो भी आपने देखा, दूसरा देखा, ऐसे क्रम से आते हुए 7 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा सेट नंबर 8वां है और पहला सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पे है। बिल्कुल आप सवाल को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? बिल्कुल याद रखना। अगर हम पूछे अनुसूची कितनी अनुसूचियां, तो 12 अनुसूची हैं। उस 12वां अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो बिल्कुल बोल पाओगे मेरे साथी कि जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल की गई हैं। कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो बोलोगे कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें मेरे भाई आपको पता होगा लिंग वचन कारक पुरुष के आधार पर परिवर्तन देखा जा सकता है, वह विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और इसमें पूछा इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें बताओ कौन सा ऐसा उदाहरण है जो विकारी शब्द का होगा? बोलोगे सर यथावत तो अविकारी है, आज भी अविकारी है, परंतु भी अविकारी है। लेकिन भैया जिसके ऊपर लिंग वचन कारक पुरुष का प्रभाव पड़ेगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? आपको पता होगा अकह विसर्जनीय नाम कंठा है ना मेरे भाई। इचू यसा नाम तालु, ऊ पद्मिनी नाम ओष्ठो। तो ऊ से ऊ होगा, ऊ नहीं है सर, पा वर्ग है। का वाला देखो का खा गा घा अंगा, अगर बात करेंगे तो आप बोलते हो ना अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो का खा गा घा ये कहाँ से बोले जाएंगे? तो बोलोगे भैया कंठ से बोले जाएंगे। ता देखो भैया ऋतु लसा नाम दंता हो जाएगा। तो ये देखो ता था दा, ये आपको याद होगा KTM2, याद रखना KTM2, ये होता है पूरा का वर्ग हो जाएगा, ये का वर्ग हो जाएगा। ये भैया क्या होगा? का के बाद चा वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा। उसके बाद साथी मूर्धा, तो क च ट हो जाएगा, टा वर्ग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 2D है ये डी, ठीक है, ध्यान से देखना, ये डी वर्ड लिख देता हूं। और KTM2 का च ट ता वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग हो जाएगा। और ये ओ से अर्थात पा वर्ग, पा वर्ग से क्या समझेंगे? पा फा बा भा मा। याद रखना के से क्या बोलते हो? तो के से कंठ हम बोल रहे हैं। टी से क्या भी? तालु हो जाएगा। ठीक है, यम से मूर्धा, मूर्धा याद रखना है। और डी से दंत हो जाएगा, दंत हो जाएगा। और ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ। तो अब बताना क्या ये गा होगा? बोलोगे भैया गा तो कंठ से हो जाएगा। ता भैया ता किससे आएगा? बोलोगे ता दंत से है। चा की बात करूंगा, चा तालु से है। और ओष्ठ से बात की जाएगी, पा वर्ग राइट आंसर हो जाएगा आपका। पा वर्ग अर्थात पा जो है साथी वो ओष्ठ से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आप बताना व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा ऐसा शब्द है जिसको नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो बिल्कुल बोल पाएंगे यहाँ पे आप कि हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। यहाँ देखो ऑप्शन आ है, हिमालय है, गंगा है, राम है, और उसके बाद ऑप्शन कौन सा भैया? पहाड़ है। इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो जवाब आप सर हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा भी है और क्या, और राम भी है।
ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जबकि जबकि पहाड़ नहीं आएगा, तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा, पहाड़ होगा। पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है, बताइएगा। इसमें से आप बताइए भैया, पुल्लिंग शब्द कौन है? गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो आप इसका जवाब क्या, गिलहरी एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कोयल भी क्या होगा भैया, कोयल भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि मैं बात करूंगा खटमल की, तो खटमल क्या है, खटमल एक पुल्लिंग वर्ड है। मक्खी भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो पांचवें का ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनमें से किस शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन में समान, ये मात्रा जो है ये गलत लगा साथी, याद रखेंगे। कौन सा ऐसा है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से कौन सा प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पानी करोगे, प्रेम करोगे भैया, वर्षा, इनमें से कोई नहीं, बताना। आप किसको इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग करेंगे? सर पानी ना एक वचन, कभी नहीं, ये तो नहीं कर सकते हम। प्रेम भी नहीं कर सकते, वर्षा भी। जैसे दर्शन वर्ड कर सकते हो, प्राण वर्ड कर सकते हो, है ना, हस्ताक्षर कर सकते हो। ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम करेंगे, जबकि इनमें से एक भी नहीं सही है, तो इसमें से इनमें से एक भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे आते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? कार्य करने वाला ही क्या कहलाता, कर्ता कहलाता है। तो कर्ता कौन है भाई? तो बोलोगे मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, तो कौन सा कर्ता होगा? क्या कपड़े? तो कपड़े भैया कर्ता नहीं हो सकता। कुछ नए, तो कुछ नए की बात ही नहीं कर सकते। छोटी बच्ची नहीं, मुझे वर्ड क्या होगा, यहाँ पे आपका कर्ता का काम कर रहा है कि मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो ऑप्शन नंबर 7 का डी वाला राइट होगा। आगे आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण वर्ड कहते हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? बताओ भैया, काला है, तुम है, शांत है, आगामी है, इसमें से विशेषण नहीं है। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें राइट लगाएंगे, आप अपना बताएंगे। बोलोगे भैया तुम क्या हो जाएगा, ये विशेषण नहीं है। तो मैं पूछता हूं, तुम विशेषण नहीं है तो है क्या? तो जवाब निकलेगा सर तुम जो है ये एक सर्वनाम वर्ड है। ये कैसा है, सर्वनाम? क्योंकि आपको पता है कुल सर्वनामों की संख्या जो बताया गया वो 11 बताई गई, जिसमें से एक आता तुम और आप। तुम और आप ये किस में आएगा? देखो भैया सर्वनाम में आएगा। सर्वनाम में भी किसके अंतर्गत आएगा? तो देखो हो जाएगा ना, सर्वनाम बिल्कुल राइट है। ठीक है, आ जाते हैं। आता ना मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उससे क्या कहते हैं? तो क्रिया पर किस पर प्रभाव पड़ता है, बताइएगा। क्रिया पर किस पे भैया? कर्ता पे पड़ेगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्ता जो कार्य को करता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से अलगाव के केस में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कहते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों, लौटा, प्रवासी, पति, बताइएगा। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो बोलोगे विशेषण का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है प्रवासी। सालों बाद कौन लौटा? प्रवासी पति लौटा। तो यहाँ पे प्रवासी वर्ड किसका काम कर रहा है भैया? विशेषण का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही मानेंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? इधर, उधर, तब, दूर, यहां। आप बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे कि इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? इधर उधर है, तब है, दूर है, यहाँ है।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बोलोगे भैया ये तदा तब जदा, देखो तदा तब होता है, यदा जब होता है, आप पता होगा कहाँ कब होता है, ये सब वर्ड कैसे होते हैं, कदा कब हो जाएगा, ये सब वर्ड लिखते जाते हैं किसके, कालवाचक अव्यय के अंतर्गत। जैसे मैं कुछ कुछ कालवाचक अव्यय को लिखने का प्रयास करता हूं तो बिल्कुल लिख पाएंगे, यदा जब, है ना, लिखेंगे यदा जब, आप लिख पाओगे तदा तब, तदा तब लिख लेंगे। और भी ऐसे वर्ड लिख सकते हैं भैया, और लिख सकते हो कदा कब लिख लो, है ना, कदा कब, ये जब भी मिले आपको, कदा कब मिल जाए, एक वर्ड मिल जाए, तब मिल जाए, तो ये सब कैसे, सर्वदा, हमेशा, प्रातः, सुबह, ये सब वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, कालवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, दिवाली, द्विवेदी, द्रोण, धात्री, बताना कौन सा ऐसा इसमें शब्द आपको दिख रहा है भैया जो तद्भव है, सॉरी हाँ तद्भव है, बताइएगा इसमें से कौन सा तद्भव आपको दिख रहा, बताएंगे ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। दिवाली, सर दिवाली अपने आप में तद्भव है, इसका हो जाएगा क्या, दीपावली हो जाएगा, इसका क्या होगा, दीपावली होगा, आप बता पाएंगे। अब हम आपसे पूछते हैं द्विवेदी तो तत्सम वर्ड है, और द्विवेदी का तद्भव क्या होगा, बताइएगा। द्विवेदी का तद्भव क्या होगा, तो याद रखना द्विवेदी का तद्भव होता दूबे, क्या लिखोगे भैया, दूबे लिखेंगे। अगर हम द्रोण का तद्भव आपसे पूछते हैं, द्रोण का तद्भव क्या होगा, द्रोण का मतलब होता है, द्रोण का मतलब होता दोना, क्या लिखोगे भैया, दोना हो जाएगा। और अगर हम आपसे पूछें धात्री का हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल साथी बताएंगे धात्री का होता है ढाई, धात्री का क्या होता है, ढाई, ये वर्ड आप लिख लेंगे, ये धात्री का ढाई। ये 12 नंबर का ऑप्शन नंबर राइट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है, बताइएगा, उर्दू का उपसर्ग क्या है भाई, तो अप है, भर है, अन है, अल है, तो बिल्कुल याद रखेंगे ये अप भर अन जो हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। आप एक चीज ध्यान देंगे, जितने भी सेट हम कर रहे हैं हर सेट में ऐसा एक सवाल जरूर आपको देखने को मिल रहा है कि भैया उपसर्ग अब की बार नहीं, उपसर्गों से पूछ रहा कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, कौन उर्दू का उपसर्ग है, कौन संस्कृत का उपसर्ग है। अब अभी तक आप जो सवाल कर रहे थे उपसर्ग आगे लगा हुआ मिल जाता था, लेकिन कुछ सवालों में परिवर्तन दिख रहा है कि पूछ लिया जा रहा है कौन सा उर्दू उपसर्ग है, कौन हिंदी उपसर्ग है, और कौन संस्कृत का उपसर्ग है। तो बिल्कुल आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, जितने भी उपसर्ग जैसे हिंदी के 22 उपसर्ग है ना, और उर्दू के भैया 18-19 उपसर्ग जो भी हैं, उन सभी उस उपसर्गों को डेली 2 से 3 बार आप जरूर पढ़ेंगे, आपको 100% आ जाएगा। तो आप इन चीजों को ध्यान देना। जैसे अल क्या है, तो बोलोगे सर ये अल एक उर्दू उपसर्ग है, यहां से क्या बनता है, जैसे एक वर्ड में बताता हूं अलगाव, है ना, ये एक वर्ड बनाता हूं अलगाव बना देता हूं। एक वर्ड अलबेला बना सकते हो आप, अलबेला लिख सकते हो, अलबत्ता लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया, अलबत्ता लिख सकते हो, ऐसे वर्डों को लिख सकते हैं, है ना। अलविदा भी, हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं अलविदा, क्या लिख सकते हो भैया, अलविदा भी लिख सकते हो। तो बिल्कुल सही है, ये आप बिल्कुल बढ़िया बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है, बिल्कुल परिभाषा है, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर का भी मेल होता है, व्यंजन का भी मेल होता है। तो स्वर संधि में सर व्यंजनों का मेल नहीं भैया, शब्दों का नहीं हम बोल सकते, मात्राओं का नहीं, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बोलोगे सर मना धन दशा, ये सही है, ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि में होता है। ये कौन सी संधि में होता है, बोलोगे विसर्ग संधि का नियम है कि जब भी आहा की मात्रा अर्थात विसर्ग की मात्रा जब भी आपको दिखेगी तो वो अपने आप में ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोदशा, यहाँ पे मना धन दशा से बना है। आएंगे आगे, यथारुचि, आप जानते हैं यथारुचि का लिख सकते हैं हम रुचि के अनुसार, क्या लिख सकते हो, रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार। और जब भी ऐसा कुछ लिखा मिले, यथा भर पेट, है ना, ये मिल जाए, यथा रुचि मिल जाए, ये सब वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं सर, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत, अव्ययी भाव, बोलो भी यहाँ 16 में कौन सा राइट हो जाएगा, एक बार देखते हैं, ठीक है।
16 में यथारुचि सही होगा या अव्ययी भाव सही होगा कि द्वंद्व समास सही होगा, बताइएगा। तत्पुरुष बहुब्रीहि तो नहीं है, बताइए आप यहाँ पे आपका जवाब क्या आएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे यहाँ पे आपका क्या सही है। अब हमने बोल दिया भैया अव्ययी भाव और द्वंद्व दोनों में बताइए कौन सही है, अव्ययी भाव सही है कि द्वंद्व सही है, बताइएगा। ए सही होगा तो देखना, आप डी सही होगा तो उसको भी बताना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, है ना। इसमें कौन सा है बिल्कुल आप एक बार जवाब देंगे। आते हैं आगे, आवर का विलोम शब्द कौन सा है, आवर बिल्कुल बताएंगे आप, आवर का विलोम क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर आवर का विलोम क्या लिख सकते हो, आवर का पावर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बताइएगा सर, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा, 17वें में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भैया। तो बोलेंगे आवर का मेरे भाई प्रवर होता है, बिल्कुल सही है, आवर का क्या होता है, प्रवर होता है। कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा, बिल्कुल आप जानते हैं कपूत, कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कपूत कुपुत्र को कहा जाता, धूर्त, धूर्त मीन्स भैया चालाक होता क्या, नहीं बेईमान की तरफ, कपोत कबूतर, ये राजसी भी नहीं होगा, दुष्ट ये राजसी अलग है, कबूतर कपोत है, धूर्त से यहाँ पे आएंगे दुष्ट में, और कुपुत्र से कपोत बनता है, कुपुत्र से कपोत बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है, अंक मीन्स भाग्य होता है, चिन्ह भी होता है, गोंद भी होता है, लेकिन अंक मीन्स शब्द नहीं होता है, अंक मीन्स शब्द नहीं होता। ऑप्शन नंबर 19 का कौन सा राइट आंसर होगा, बोलोगे भैया डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हो आप, बताइएगा। धरती और आकाश के बीच के स्थान को या इसके बीच का स्थान क्या है, अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, सर स्वर्ग नहीं होगा, प्रकृति भी नहीं होगा, नरक भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि धरती और आकाश के बीच की जगह को हम अंतरिक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। आ जाओ आगे, अंदर आना मना है, बिल्कुल देखो भैया जब भी मनाही की बात की जाए, नकारात्मक सोच की बात निषेध किया जाए, देखो मना किया जा रहा तो वहां पे कौन सा होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा, बिल्कुल बता पाएंगे आप। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें, अच्छाइयों, अच्छा बुराई पे लगा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखा, यहाँ पे लगा देते हैं और बताओ बुराई, बुराइयों की, बुराइयों बुरा कौन सही, सर बुराई अपने आप में गलत है, बुराइयों सही तो होता लेकिन यहाँ पे अंक बिंदी नहीं, ये वाला ऑप्शन राइट है, और यहाँ पे बोलेंगे डी वाला भी गलत है, तो 22 वाले में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली खाली स्थान, मेरठ खाली स्थान, दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, ये 70 किलोमीटर की है, ये है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें और वाक्य को पूर्ण करें, माने इसमें क्या भर दें और इसमें क्या भर दें। दिल्ली और मेरठ में दूरी लगभग 70, ये हो सकता है, दिल्ली का मेरठ से दूरी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, तो बोलो 23वें का जवाब आप क्या लगाओगे, बोलेंगे भैया सबसे ज्यादा सेट ये देखते बैठता है दिल्ली से, दिल्ली का नहीं, दिल्ली से मेरठ की, है ना, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 23 का कौन सा मानेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का क्या होगा साथी, डी वाला राइट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, पूर्ण वर्तमान काल बताना कौन सा सही होगा, बिल्कुल साथी आप बताएंगे पूर्ण वर्तमान काल इसमें से कौन सही है। वह घूमने जा रही है, बताओ ये घूमने जा रही है ये पूर्ण वर्तमान है, नहीं है। वह पढ़ रहा था, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बाहर जाऊंगी, अभी क्लियर नहीं है, भविष्य की बात की जा रही है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये आपका राइट आंसर होगा, 24 का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में या इस वाक्य कर्तवाच्य जिसके द्वारा कार्य किया जाता है सर, वहां पे कर्तवाच्य होगा। कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा कि कोहली ने शतक बना, कोहली ने शतक बना, बताओ कोहली ने शतक बना ये नहीं हो सकता,
बिल्कुल आप बताएंगे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोहली ने शतक मारा, मारने की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे खेला जा रहा तो लगाने की बात। लगाएगा कि लगाया, बताना। इस वाक्य में कर्त वाजब है, कोहली शतक लगाएगा कि कोहली ने शतक लगाया। अब इन्हीं दो विकल्प में आप बताएंगे तो बोलेंगे साथी इसका जो सही जवाब होगा वो कोहली ने शतक लगाया, लगाएगा नहीं, कोहली ने शतक लगाया। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो बोलोगे सर जब कठिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म कहीं उसके बगल में कोष्टक लगा के रखते हैं। जैसे आप कुछ लिखते हो तो उसके बगल में कोष्टक लगा दे। क्या निर्देशन का नहीं लगाएंगे? उप विराम, ये देखो सिंबल कुछ ऐसा है, नहीं लगाएंगे। निर्देशन का ये कोष्टक लगा सकते हो, विवरण चिन्ह ये है तो ये भी नहीं लगाएंगे। तो भैया कौन सा सही होगा? कोष्टक वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। खिचड़ी पकाना, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। खिचड़ी पकाना, स्वादिष्ट भोजन बनाना, षड्यंत्र करना, बिल्कुल राइट आंसर। षड्यंत्र करना, स्वादिष्ट भोजन का कोई अर्थ नहीं मिलेगा। रोटी के लिए तरसना बिल्कुल अलग चीज है। गुप्त धन खोज निकालना बिल्कुल गलत बात। क्या भैया होगा? ये बोलेंगे षड्यंत्र करना। खिचड़ी पकाना, षड्यंत्र करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, बिल्कुल सही जवाब। कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे बोलते ना कि एक चना अकेला भार नहीं फोड़ता, बिल्कुल, लेकिन वो आंख जरूर फोड़ देगा, ये भी याद रखना है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, बिल्कुल बात हो सकती है यहां तक सही। क्या साथी? अभी और भी विकल्प हम पढ़ेंगे, पहले इस सवाल का जवाब तो मुझे ये सही लग रहा है। हर बात पर ताली नहीं बजती, बिल्कुल ये गलत होगा, इसका अर्थ नहीं होगा। काम करने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती, यहाँ पे काम करने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कुछ और कहा जा रहा है क्योंकि मुहावरा है। अकेला दमी झगड़ा नहीं करता, है ना, सॉरी, अकेला दमी नहीं होगा, अकेला आदमी। अकेला आदमी झगड़ा नहीं कर सकता, ये भी गलत है। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। कभी एक पक्ष ज्यादा दोषी हो जाता है, कभी एक पक्ष थोड़ा होता है, लेकिन दोषी दोनों पक्ष होता है। बिना दोनों पक्ष के दोषी होने से झगड़ा नहीं होता। ठीक है, तो दोनों पक्ष दोषी होगा, कोई थोड़ा होगा कोई ज्यादा होगा। आगे आते हैं। विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? विभाव आप जानते हो भैया, विभाव के आलंबन उद्दीपन है, अस्थाई भाव संचारी भाव है। अस्थाई भाव अनुभाव और अस्थाई भाव हैं कि आलंबन और संचारी भाव हैं, बिल्कुल बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा सर? विभाव के दो होते हैं, एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। एक क्या होगा? आलंबन होगा और एक उद्दीपन होगा। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? बिल्कुल बताएंगे इसका जवाब आप। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? बोलो भाई, कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? बिल्कुल याद है सर, कुंडलियों में ये एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडली कैसा है? बोलो कि विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। और जो कुंडली में चरण की संख्या होती वो कितनी होती है? तो 6 चरण होते हैं। कुंडलियों में कुल चरणों की संख्या 6 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताइएगा। अनुप्रास अलंकार जो होता है समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान की कल्पना या संभावना या प्रकट की जाती है। संदेह अलंकार में जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो बताओ कौन सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सर, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। अनुप्रास में समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल जानते ना, ये भी सही है। तरण तंजा तट तमाल तरुअर छाए बहुघाट, ये भी याद आ जाएगा। श्लेष में आलन देखो, पानी गए न रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न, है ना, पानी गए न उबरे मोती मानो सोन, ये हो जाता है। उत्प्रेक्षा में मन मानो जन जानो तन तानो, ये अलंकार जहां पे आएगा। संदेह में क्या हो? जहां उपमान उपमेन का संदेह प्रकट किया जाएगा। सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? तो बोलोगे सर यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। बिल्कुल, मैं आपको जब पढ़ाया आपको हिंदी साहित्य की कुछ क्लासें, उन क्लासों में इसको बिल्कुल डिटेल से बताया हूँ कि किशोरी लाल गुप्त जो थे, इन्होंने पहले किसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से पुस्तक को अनुवाद किया। क्या इस्तवार दयाला लिटरेचर हिंदुस्तानी को किया? क्या भैया ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को किया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल शानदार जवाब होगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस रचना को किया किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? बिल्कुल याद रखेंगे, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि मैथिली विद्यापति हैं। ये कौन है? विद्यापति हैं। इन्हीं को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं क्या भैया, बताना आप? कीर्ति पदावली है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका है। बिल्कुल शानदार जवाब होगा। आएंगे आगे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक में क्या है? साखी शबद रामायणी बीजक बनता है, वो किसकी है? कबीर दास की है। किसने किया? धर्मदास ने किया। किसने किया भाई? तो बोलोगे भैया 34 का ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा। ये बीजक किसका होता है? साखी शबद रामायणी का। साखी शबद रामायणी, साखी शबद रामायणी। और इसका संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे? तो बोलोगे संकलनकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो वो धर्मदास हैं। संकलनकर्ता की बात करेंगे धर्मदास लिखेंगे आप। संकलनकर्ता अगर हम कहते हैं तो कौन है? धर्मदास हैं, धर्मदास। ठीक है भाई, आगे आते हैं। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968, बताइएगा आप। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ याद रखेंगे, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब मिला? तो बोलेंगे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला सुमित्रा नंदन पंत को। किस पे मिला भैया? सुमित्रा नंदन पंत को मिला, सुमित्रा नंदन पंत को। और ये किस पे मिला? तो चिदम्बरा पे। याद रखेंगे किस में मिला? चिदम्बरा पर मिला, है ना, चिदम्बरा पर मिला। अब सुमित्रा नंदन पंत को हम क्या कहते हैं? छायावाद का विष्णु कहते हैं इनको हम। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्य कौन सा है, लेकिन कौन सा पुरस्कार? दूसरा पुरस्कार। कब मिला भैया दूसरा पुरस्कार? तो आप जवाब देंगे दूसरा पुरस्कार मिला था 1972 में मिला था। और किस पे मिला था? बोलोगे सर 1972 में मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। और किस पे मिला था? उर्वशी पर। उर्वशी पर किस पे मिला था? उर्वशी पर। कब मिला? 1972 में। मैं एक और तीसरा पुरस्कार बताता हूं, अज्ञे को मिला। और वो कब मिला? तो बोलोगे सर 1978 में मिला। कितनी नाव में कितनी बार? कितनी नाव में कितनी बार? 1978। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। एक अनुच्छेद आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, उस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है, पढ़ के जवाब देना। पहले एक बार मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। ध्वनि प्रभाव संकेत रेडियो नाटक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्वनि प्रभाव संवादों के लिए आधार स्तंभ की भांति है। संवादों की भावनाओं की रसात्मक ध्वनि संकेतों से बढ़ सकती है। संवादों में उत्साह, आनंद, दुख, व्यंग, लय, देखो क्या लयनात्मक हो जाएगा, उतार चढ़ाव आदि के लिए संकेत होते हैं। संवाद संकेतों की जीवंतता, सार्थकता और संदर्भ युक्तता के लिए अपेक्षित होते हैं। संवाद के अंतर्गत पात्र का हंसना, दुख प्रकट करना, रोना, दीर्घ सांस लेना जैसे संदर्भों का संकेत देने के लिए संवाद संकेतों की जरूरत पड़ती है। वास्तव में रेडियो केवल श्रव्य माध्यम होने के कारण इन ध्वनि प्रभाव संकेतों के बिना दृश्यावली स्थापित करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए नाटक की घटना में पात्रों को किसी रेलवे स्टेशन में संवाद करते हुए पाया जाता है, तो इसके लिए रेल के आने जाने, उद्घोषणा यात्रियों और चाय नाश्ता बेचने वालों को शोरगुल आदि दृश्य का सृजन ध्वनि प्रभाव संकेतों से ही संभव है। और इस प्रकार के दृश्यों के लिए कई प्रकार की आवाज यथा दरवाजा खुलना, खुलने, बंद होने, गाड़ियों के आने जाने, किसी के आने जाने की आहटें, बच्चों के
खेलने की आवाज़ें आदि का सृजन इससे संभव है। आमतौर पर नाटक के दौरान उत्पादित ध्वनियाँ कुछ पूर्व रिकॉर्डेड ध्वनियाँ होती हैं। सामान्यतः रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर होती है, अतः सभी प्रकार की ध्वनियाँ, ध्वनि प्रभाव प्रत्यक्षतः नाटक के रिकॉर्डिंग के दौरान ही उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, अतः पूर्व में रिकॉर्ड की गई ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। माने ये देखो कुछ ऐसी बातें कर दी गई हैं कि इस पे ध्वनि प्रभाव संकेत को लेकर के। तो जैसे इसमें पहला सवाल है, यह अनुच्छेद किस विषय पर केंद्रित है? रेडियो संवादों में उत्साह, रेडियो संवादों में लयनात्मक, है ना, और रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत और रेडियो नाटक की संदर्भ युक्तता। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बिल्कुल इसको अगर आप पढ़ेंगे तो हमें मेरे भाई जवाब देंगे आप कि यहाँ पे जो कहा रेडियो नाटक लेखन की ध्वनि प्रभाव संकेत यहाँ पे किया गया, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पे जो संकेतों का माध्यम किया गया रेलवे स्टेशन पे किया गया कि वहाँ पे क्या है नाटक करने की बात की गई, तो ध्वनि नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत हो जाएगा। आगे आते हैं, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक आप जानते हो वहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म निकालता है, पूरे अनुच्छेद का छोटा सा फॉर्म, छोटा सा आंसर होगा, उसी पे पूरी तरीके से जो अनुच्छेद होगा लयबद्ध होगा। तो इसका राइट आंसर आप क्या क्या देंगे बताइएगा? रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रेडियो नाटक के लेखन तकनीकी पहलू राइट आंसर होगा। संगीत संकेत नहीं भैया, रेडियो नाटक भी नहीं और रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग नहीं, रेडियो नाटक लेखन के तकनीकी पहलू बता रहा है ये। तो बिल्कुल राइट आंसर 37 का क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेतों का उद्देश्य क्या है? तो रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेतों का उद्देश्य क्या है? संवादों को रचनात्मक करना, दृश्यावली स्थापित करना, नाटक को प्रभावशाली बनाना, उपरोक्त में से सभी। बिल्कुल ये हमें जहां तक लगता है साथी, ये बताओ राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या डी होगा क्या? बताइए एक बार। इसका राइट आंसर डी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि संवादों को रचनात्मक बनाना ही है, दृश्यावली स्थापित करना है, नाटक को प्रभावशाली बनाना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे आते हैं, उस संवाद संकेत क्यों अपेक्षित है? संवाद संकेत इस वजह से अपेक्षित है कि भैया बोलोगे संवादों की जीवंतता के लिए, संवादों की सार्थकता के लिए और संवादों की संदर्भ युक्त के लिए। बिल्कुल यह सही होगा, संदर्भ युक्तता के लिए भी सही है और संवादों की सार्थकता के लिए भी सही है, संवादों की जीवंतता के लिए सही है। तो उपरोक्त में से राइट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। यहां आते हैं, रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आदि के लिए किन संकेत का प्रयोग होता है? संवाद संकेत, संगीत संकेत, ध्वनि प्रभाव संकेत, उपरोक्त में से कोई नहीं का बताइए। तो बोलेंगे साथी यहाँ पे आप जानते हैं ध्वनि प्रभाव संकेत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनि प्रभाव संकेत का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 40 का कौन सा सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला आपका। तो इस तरीके से हम लोगों के जो ये 40 प्रश्न थे, ये 40 प्रश्न आज फिर से कंप्लीट हुए और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। पीछे 2 क्लासें आपको नहीं मिल पाई, 2 दिन छुट्टी थी, ठीक है भाई, किसी कारणवश मैं नहीं था तो इस वजह से नहीं ले पाया, लेकिन आज से आपकी पूरी क्लास मिलेगी। ये जो क्लास होगी, अभी कल देखा आपने रात्रि वाली जो कल रात 9 बजे क्लास चली वो संधि पे थी और वो व्यंजन संधि हमने कंप्लीट किया। तो बिल्कुल साथी आप ये क्लास के बाद पिछली क्लास भी जाके देखेंगे। रात्रि 9 बजे आपको व्याख्या तौर पे या कहा जाए पूरी तरीके से ग्रामर चल रहा है, वहाँ पे पूरी एक एक बुक का एक एक पार्ट हम रिवीजन कह सकते हो आप, या फिर बोल सकते हैं पूरा एकदम डिटेल से हम पढ़ सक रहे हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सुबह 9 बजे, ये हम प्रैक्टिस सेशन रखे हैं और ये प्रैक्टिस सेशन 40 प्रश्न होंगे और 40 सेट होंगे। तो डेली एक सेट आपको मिलेगा और जब एग्जाम डेट आएगी तो वो एकदम एथेंटिक क्वेश्चंस के साथ, अगर आप चाहेंगे अभी ये प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, फिर इसी से रिलेटेड कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस या बेहतरीन कंटेंटों को इकट्ठा किया जाएगा और आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास बन के आएगी। तो बिल्कुल इन सभी क्लासों के साथ जुड़ सकते हैं डेली सुबह 9 बजे। और जो साथी चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अन्य सभी साथी तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।